यहाँ पे जो वर्ड है कंपैरिजन में SN1, ये किसके लिए आया है बेटा? S फॉर सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, और बेटा ये जो 1 है इट इज यूनिमोलिकुलर। केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का बच्चों मतलब होता है दैट इज स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है, ठीक है। तो SN1 का मतलब हो गया इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ के मैकेनिज्म में पहले स्टेप में ये RX या जो भी एल्काइल हैलाइड था वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सेल्फ अनस्टेबल हो, कम स्टेबल हो, इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो, तो ये एक स्टेप में या पहले स्टेप में इसका बॉन्ड फिशन हुआ और ये स्टेप स्लो था। ये सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट R पॉजिटिव X नेगेटिव में टूटा और इस जो भी R पॉजिटिव बना इस पे न्यूक्लियोफाइल ने बच्चों अटैक किया और ये RNU नाम का प्रोडक्ट बन गया। ऑब्वियसली R से राइट हैंड साइड NU भी आ सकता है या R से लेफ्ट हैंड साइड भी NU आ सकता है, यानी न्यूक्लियोफाइल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से दो जगह अटैक कर सकता है। D फॉर्म भी प्रोडक्ट की बन सकती है और L फॉर्म भी। D और L अभी पढ़ाई जाएगी इसके बाद। फॉलोड बाय इसमें और SN2 में जो मेन अंतर है वो यही है कि यहाँ ये जो बॉन्ड फिशन वाला स्टेप था और बच्चों ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन का स्टेप है, ये दोनों स्टेप साइमल्टेनियस चल रहे हैं। मतलब एक टूट रहा है और दूसरा आ रहा है, ये दोनों स्टेप साइमल्टेनियस चल रहे हैं। अरे बच्चों क्या वीडियो ब्लर आ रही है आप सबको? यस सर, ब्लर आ रही है। यस सर, थोड़ी आ रही है। एक मिनट मैं देखूं यार कनेक्शन कौन सा लगा हुआ है। एक्चुअली 2-3 कनेक्शन होने से ना ये दिक्कत हो जाती है, कौन सा लगा हुआ है। अरे यहाँ से है, होपफुली अब आपको वीडियो धीरे धीरे साफ आने लगेगी, ठीक है। हार्डली मैटर। अब धीरे थोड़ा टाइम दीजिए, 1-2 मिनट में कनेक्शन चेंज किया आ जाएगी। अब ये जो RX है इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से जब हमने की तो बेटा एक ही स्टेप में फिशन भी हो गया, फॉर्मेशन भी हो गया, यानी ये एक हाइपोथेटिकल है। इधर से X अलग हो रहा है और इसके अपोजिट साइड से OH जुड़ रहा है। बेटा अपोजिट क्यों कहा? कॉमन सेंस है कि जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये पाया गया कि जो प्रोडक्ट था उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी रिएक्टेंट से अपोजिट दिख रही थी, यानी जहां से X हटा था उस तरफ, उस लोकेशन पे OH या जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो नहीं जुड़ा, उसके अपोजिट न्यूक्लियो लोकेशन पे ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा था। तो मुझे यहाँ NU लिखना चाहिए क्योंकि ये जनरल हम पढ़ रहे हैं। और अब जब ये प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ तो ये R और इसके अपोजिट NU या न्यूक्लियोफाइल अपोजिट लगा दिया। इज इट क्लियर? ये N के बाद ही U लिखें तो अच्छा लगता है, यहाँ पे भी ऐसे ही कर देते हैं, N के बाद U, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा बॉन्ड फिशन, ये रहा फर्स्ट स्टेप। बॉन्ड फॉर्मेशन जो वहां पे दो अलग अलग थे, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ से एक ग्रुप हटता जा रहा है, दूसरी तरफ से वो ग्रुप जुड़ता जा रहा है। तो यहाँ पे बेटा आपको ध्यान रखना है SN2 रिएक्शन में ओवरऑल आप कह सकते हैं एक ही स्टेप है, जबकि SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप है इन जनरल। वैसे आपको नंबर ऑफ स्टेप्स कभी डिस्टिंग्विश में बताने नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट SN1 रिएक्शन में क्योंकि पहला स्टेप बेटा स्लो होगा, जब 2 स्टेप है तो देखना पड़ेगा कौन सा स्लो है। पहला स्टेप स्लो है और आपने काइनेटिक्स में पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप होता है उसमें जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर। तो आई होप सो ये क्लियर है कि यहाँ RX खाली इस पे रेट या ये कहें इस रिएक्शन का ऑर्डर डिसाइड है। किस पे डिसाइड है बच्चों? खाली RX पे, यानी सबस्ट्रेट पे। RX वर्ड है एल्काइल हैलाइड, कोई भी हो सकता है, तो इसे जनरल भाषा में कहा जाएगा सबस्ट्रेट
स्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे यही स्टेप स्लो है, यही फास्ट है, तो रेट दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, RX पे भी डिपेंड कर रहा है, जो NU आया उस पे भी डिपेंड कर रहा है। बेटा इसे कहते हैं सबस्ट्रेट और इसे कहते हैं बच्चों अटैकिंग रिएजेंट। जो अटैक करने आया दोनों पे डिपेंड कर रहा है रेट, यानी रिएक्शन की स्पीड में दोनों इन्वॉल्व है। इसके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि बाई चांस ये एचाइन होता या सपोज कोई और OH नेगेटिव होता, तो OH नेगेटिव की वो कंसंट्रेशन यानी pH चेंज रहते और कहते बताओ रेट चेंज होगा या नहीं होगा। अगर ये मैकेनिज्म है तो इसके स्लो स्टेप में OH आता, OH नेगेटिव, रेट चेंज हो जाता क्योंकि इसमें है ये। लेकिन अगर बेटा ये मैकेनिज्म रहा होता, ठीक है, क्लियर है, तो इस मैकेनिज्म पे ये नहीं होता, ठीक है। तो बेटा SN2 में क्या हो रहा है, एक ही साथ दोनों काम हो रहे हैं। एक तरफ से कार्बन से हेलोजन हट रही है और दूसरी तरफ से कार्बन से ग्रुप जुड़ रहा है। SN2 में ये कार्बन है, ये 4 बॉन्ड है, यहां ये X लगा है, तो हम ये कह रहे हैं इधर अटैक हुआ और एक और ग्रुप OH या कोई भी ग्रुप यहां अटैक कर रहा है और ये X ग्रुप धीरे धीरे जिस इंटेंसिटी से वहां अटैक हो रहा है उसी इंटेंसिटी से ये हटना शुरू हो गया। और ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों हुआ, क्योंकि बेटा ये भी नेगेटिव है और ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव अगर साथ में आएंगे तो हाईली रिपल्शन होगा, वो तो अनस्टेबल कंडीशन होगी। तो एक तरफ से ये हटा और दूसरी तरफ से वो जुड़ता गया। इस बात का ये भी प्रूफ है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि शुरू में अगर ये डी फॉर्म था तो बाद में वो रेसिमे मिक्सचर ना बन के एल फॉर्म मिल रहा था। अब तो क्लियर होना चाहिए होपफुली। तो SN2 में हम, एक बच्चे ने क्योंकि अभी पूछा था SN2 दोबारा बता दो, तो मैंने दोबारा ये लिख दिया था, होपफुली अब क्लियर हो कि एल्काइल हैलाइड या जो भी सबस्ट्रेट है और जो अटैकिंग रिएजेंट हैं, ये दोनों एक साथ अगर हैं, दोनों एक साथ मौजूद हैं, तो ये रिएक्शन SN2 कहला रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू का मतलब क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर मतलब दोनों चीजें एक ही स्टेप में मौजूद हैं। बेटा यहां ये जो चीज हमने बीच में बनाई है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली ये आइसोलेट नहीं बेटा, यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन थे, कार्बोकैटाइन की कुछ स्टेबिलिटी है, भले ही बहुत कम है, लेकिन कार्बोकैटाइन वहां बने थे, इंटरमीडिएट था। यहां कोई इंटरमीडिएट नहीं है, सीधा रिएक्टेंट के बाद हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। बच्चे अगर रिएक्टेंट के बाद सीधा प्रोडक्ट मिल रहा है, बीच में कोई भी चीज नहीं मिल रही, तो है SN2। और अगर हमें कार्बोकैटाइन मिल रहा है तो है SN1। यहां आप कह सकते हैं इंटर, हाँ जी बेटा पूछो पूछो बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ तो ऐसे तो सर SN2 ज्यादा क्या? स्टेबल। बिल्कुल, मतलब ज्यादा स्टेबल और कम स्टेबल से क्या है, समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन। सर ज्यादा आपने कहा स्टेबल ना से कोई लेना देना था नहीं यहाँ फिलहाल। नहीं सर, आपने कहा था जैसे इंटरमीडिएट जिसके नहीं बनते हैं वो मतलब तो वो ज्यादा स्टेबल होती है और जिसके इंटरमीडिएट बनते हैं वो कम स्टेबल होती है। नहीं ऐसा तो कोई लॉजिक है नहीं, इंटरमीडिएट बने नहीं बने, ये तो मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म आर हाइपोथेटिकल ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिल रहे थे। अब साइंटिस्ट के हिसाब से सोच के देखिए क्या है, साइंटिस्ट के हिसाब से सोचने का मतलब क्या है कि हमारे पास केमिकल थे, हमने उन केमिकल्स को रिएक्ट कराया, फिर हमारे पास प्रोडक्ट बन गए, वो जो प्रोडक्ट बने हमने उन्हें एनालाइज किया। एक बारी हमने ये देखा डी रिएक्ट कर रही थी फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव और बाद में एल बन रही थी, यानी उल्टी बन रही थी। एक बारी हमने देखा रिएक्शन करा के कि डी को रिएक्ट करा रहे थे और बाद में 50% डी भी बना 50% एल भी बना। तो जब 50-50% दोनों बने उसके लिए ये मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है, और जब डी से सीधा एल बना यानी एकदम उल्टा बना तो ये मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है, ये समझाने के लिए कि ठीक है अच्छा इससे ये बना है, अगर ये बना है तो अटैक ऐसे हुआ होगा, रिएक्शन ऐसे हुई होगी, उसके मतलब बीच के स्टेप, उसी को मैकेनिज्म कहते हैं, बीच के स्टेप निकाले गए। बाकी ये कहना कि ये ज्यादा स्टेबल है ये ज्यादा स्टेबल है, ये तो कंडीशंस पे है। अगर आपने हाई टेम्परेचर किया, लो टेम्परेचर, या अगली कंडीशन दिख ही रही है,
यहाँ कार्बोकेटाइन है, यहाँ है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कहने का मतलब ही है कि कोई भी चीज आइसोलेट हमें नहीं मिली, इंटरमीडिएट नहीं मिला, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट मिला। कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री वाले SN1 रिएक्शन जल्दी देते हैं, जबकि SN2 रिएक्शन में साफ पता चल रहा है कि अगर ऐसा कार्बन है जो कि एक्सपोज्ड होना चाहिए, एक्सपोज्ड कहने का मतलब अगर यहाँ बल्कि ग्रुप्स लगे हैं बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली इस कार्बन पे पीछे से अटैक करना, यानी इस हेलोजन के पीछे से अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहां पे या कौन सा कंपाउंड जल्दी रिएक्शन शो करेगा? SN2। तो SN2 रिएक्शन शो करने के लिए लाइटर ग्रुप होना चाहिए, हल्का। और अगर ये हल्के ग्रुप की बात कर रहे हैं तो बेटा 1 डिग्री इज लाइटेस्ट, 1 डिग्री हल्का होता है। और अगर कल बताया भी था 2 1 डिग्री आ जाएंगे तो वो जो और हल्का है, दोनों में एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो मिथाइल वाला होगा, एक इथाइल एक प्रोपाइल है तो इथाइल वाला। जहां जितना ज्यादा एक्सपोज्ड होगा वो SN2 रिएक्शन जल्दी देगा और SN1 रिएक्शन टर्शरी वाले जल्दी देंगे। ये वाले क्वेश्चन से या इस वाले पॉइंट से बेटा ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। इंटरमीडिएट वाले पॉइंट से टीचर्स ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, वो अभी करा रहा हूं। अब आप यहाँ पे देखो, अगर समझ में आ जाए कि अगर कोई कार्बन या कोई एल्काइल हैलाइड हमारा 1 डिग्री है तो भैया वो इस मैकेनिज्म में ज्यादातर जाएगा, इस मैकेनिज्म का प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। और अगर कोई कार्बोकेटाइन हमारा 3 डिग्री बन सकता है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ये सारी चीजें चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज है कि इतने परसेंट ये बन सकता है, इतने परसेंट ये बन सकता है। अब क्लियर है? ठीक। यहां बेटा हमने कहा, फिर से पूछो सर, ये डॉटेड बॉन्ड क्यों बनाया आपने NUR और X के बीच में? फिर बताते हैं। ये हमने क्या बताया है, ये हमने कहा है कि कार्बन की वैलेंसी तो बेटा 4 ही होगी, 5 तो हो नहीं सकती। ये कार्बन की 4 वैलेंसी है, यहाँ हेलोजन लगा है और ये हमें प्रूफ करना है बेटा। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ OH ने अटैक किया और OH के अटैक के बाद हमें ये प्रूफ करना है कि OH ने अटैक किया और बाद में ये चीज बन गई। अब हमें ये दिखाना है बाद में ऐसा हुआ है, पहले OH आया अटैक करने और बाद में ऐसा हुआ, और इसके बीच में ये रिएक्टेंट हमने लिए, ये प्रोडक्ट हमें मिल गया, इसके बीच का कोई स्टेप हमें मिल नहीं रहा। मतलब कोई चीज केमिस्ट्री के हिसाब से आइसोलेट नहीं हो रही, अलग आइडेंटिफाई नहीं हो रही। अब साइंटिस्ट ने इसका जो मैकेनिज्म प्रपोज किया वो क्या कि इस वाले कंपाउंड में, ये इस वाले कंपाउंड में, इसे थोड़ा और बड़ा करके हम देखें, इस वाले कंपाउंड में जो हमारा रिएक्टेंट था बेटा, इसमें उन्होंने कहा ऐसा हुआ होगा कि एक तरफ से ये X निकल रहा होगा और जिस समय ये X निकल रहा होगा उसी इंटेंसिटी से OH जुड़ रहा होगा, क्योंकि OH उल्टी तरफ मिल रहा है, अपोजिट साइड मिल रहा है, इसलिए डॉटेड लाइन से ये दिखाया और ये हटता हुआ दिखाया। अगर हम ये कंप्लीट लाइन से दिखाते तो ये बॉन्ड माना जाता, और अगर ये बॉन्ड माना जाता तो इस समय 5 बॉन्ड कार्बन के दिख रहे होते, जो कि संभव नहीं है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन में क्या है एक्चुअली? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s and 2p। कार्बन सेकेंड पीरियड का मेंबर है, D होता ही नहीं है। और बेटा अगर 2s है और 2p है तो एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है। कार्बन के पास सिर्फ 4 ऑर्बिटल हैं, यानी कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 5वां बॉन्ड प्रूफ करना मुश्किल है। और अगर 5वां बॉन्ड नहीं है तो ये 5 चीजें एक साथ कैसे लगी हैं? तो उन्होंने कहा लगी तो 4 ही हैं, जिस रेशियो या फ्रैक्शन से ये हट रही है उसी रेशियो या फ्रैक्शन में ये आके जुड़ रही है। ठीक है, इसलिए ये वाला बॉन्ड हमें डॉटेड दिखाना पड़ा है। बोलो बच्चों, अब कोई डाउट बताइए। सर, जहां से X हटा था वहां पे OH क्यों नहीं लगा?
बेटा अगर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ X है और ये OH है, ये भी नेगेटिव ग्रुप है, ये भी नेगेटिव ग्रुप है, अगर ये दोनों नेगेटिव एक ही तरफ आएंगे तो ये हाईली रिपेल होंगे, और अगर ये हाईली रिपेल होंगे तो कंडीशन अनस्टेबल होगी। तो ये तो हमने समझाने के लिए कह दिया कि OH इसलिए यहां नहीं आया होगा, बट आप इससे थोड़ी सोचेंगे OH यहाँ नहीं आया, हम तो कहेंगे कि ये हमने रिएक्शन की, यहाँ X लगा था, हमें ये प्रोडक्ट मिला, तो हमने मैकेनिज्म में अंदाजा लगाया कि ये उल्टा प्रोडक्ट क्यों मिला। उल्टा प्रोडक्ट इसलिए मिला क्योंकि ये भी नेगेटिव ग्रुप था और ये भी नेगेटिव ग्रुप, और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, जहां रिपल्शन कम होगा वहां रिएक्शन हो गई। तो हम तो बेसिकली मैकेनिज्म के लिए कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से D से L बनता हुआ लग रहा है, मतलब उल्टा बनता हुआ लग रहा है। और अगर ये प्रोडक्ट बेटा उल्टा बन रहा है तो इसका मतलब जहां से X हटा है वहीं नहीं लगा OH। अब अगर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जहां से X हटा वहां से क्यों नहीं लग सकता, तो उसका एक रीजन समझ में आता है कि X भी नेगेटिव है, OH भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव एक साथ रिपेल करेंगे, इसलिए जहां से X हट रहा है उस समय वहीं से OH जुड़ना पॉसिबल नहीं। ये प्रॉपर रीजन हो सकता है। और पूछो बच्चों। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। चलिए लौट के आते हैं यहां तक। अब बेटा हम बात करें कि हमारे यहाँ क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना। ये तो हुई कहानी इधर की SN1 SN2 की। एक लास्ट पॉइंट और, अरे भैया D और L अभी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। D और L इसके अगली हेडिंग में है, आप NCERT खोल के देखिए ना, अगली हेडिंग में मैं पढ़ाऊंगा, और वो 11th में भी हमने पढ़ी होगी, लेकिन हम दोबारा पढ़ते हैं उसे। अब अगला पॉइंट है कि यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो बेटा 50% एक फॉर्म बनती है D और 50% दूसरी फॉर्म बनती है L। और बच्चों इस चीज को हम क्या कह देते हैं, 50% D और 50% L, इसे हम कह देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो यहां बनता है रेसिमिक मिक्सचर, किसमें, SN1 रिएक्शन में। जबकि SN2 में हमने देखा D लिया था तो L बना था, यानी उल्टा। तो 100%, अब क्योंकि D और L पहचानने का कोई ऐसा कोई तरीका नहीं होता, तो ज्यादा अच्छा आंसर है कि 100% सिंगल स्टीरियो आइसोमर। बेटा ऑप्टिकल आइसोमर को स्टीरियो आइसोमर वर्ड से मैंने कह दिया है। 100% सिंगल स्टीरियो आइसोमर ऑब्टेन्ड, या आप 101% कह सकते हो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। इन्वर्जन क्या है ये बेटा अभी आना है। हाँ बेटा अब पूछो दिव्यांश, पूछिए। सर। हाँ जी सर जैसे एल्काइल हाइड्राइड में आपने कहा कि 1 डिग्री से मतलब कम रिएक्टिव 2 डिग्री और उससे कम रिएक्टिव 3 डिग्री है SN2 में। हाँ ये कहो ना, SN2 में 1 डिग्री कम रिएक्टिव है, ये कहाँ का। सर 1 डिग्री तो ये चल रहा है 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। वेरी गुड, आगे पूछो। अब सर इसमें अगर हम एल्कीन हैलाइड जोड़ते फिर जैसे क्वेश्चन आए थे आज टेस्ट में, हाँ तो सर वो कैसे पता लगेगा कि एल्कीन ज्यादा है रिएक्टिव की कम रिएक्टिव है। अच्छा एल्कीन के लिए नहीं होता, लेकिन अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूं तो मुझे समझ में आ गया जो आपका क्वेश्चन है। वो थोड़ा सा एक पॉइंट और बताऊंगा, वो आपको समझ में आ जाए, बस 1 मिनट रुको आप। समझ गया मैं आपका क्वेश्चन, जो आज की शीट के क्वेश्चन है वही तो कह रहे हो आप, बिल्कुल सही पूछ रहे हो बेटा। जस्ट 1 मिनट और दीजिए, मैं अगले मिनट में ही आपको ये क्लियर करता हूं, ठीक है। अब अगला मिनट में हमें क्लियर करना है कि कैसे करें। एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों आते हैं वो ये आते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन या SN2, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिमाग में ये रखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है, तो ये हो गया बेटा अटैकिंग रीएजेंट, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, जहां प्लस चार्ज ज्यादा दिखे,
न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही है बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत हैं, ये बहुत अमीर प्राणी है, अमीर खानदान से ताल्लुकात रखता है, ये गरीबों को ढूंढ रहा है, प्लस चार्ज को, जहां प्लस चार्ज दिखेगा वहां अटैक करेगा। ये पहले अपने दिमाग में रखिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है, चाहे SN1 है चाहे SN2 है, अगर आपसे कहा है RI RB, अरे यार ये R वर्ड हटा देता हूं ना, R से भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, C2H5I C2H5Br C2H5Cl और C2H5F, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है और खाली हेलोजन में अंतर है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो याद रखना आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव, चाहे SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन हो, SN1 हो या SN2 हो, आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है। कारण क्योंकि आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, बॉन्ड तुरंत टूट जाता है, और अगर बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा तो इसका मतलब है ये रिएक्शन फास्ट देता है। तो आपको याद रखना है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, तो दोनों में आयोडाइड यानी हेलोजेंस में खाली अगर अंतर है तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडाइड। ये हुआ पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट क्लियर है? अब सर ये रीजन नहीं दे सकते हैं कि आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो F सॉरी है ना, फ्लोरीन से। है। यस सर, आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो गलत हो गया, तो उल्टा हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, हम अपनी बात को खुद काट गए। क्यों? क्योंकि अभी बताया है न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां प्लस चार्ज ज्यादा हो, प्लस चार्ज तो फ्लोरीन ज्यादा डेवलप कर रहा है, लेकिन रिएक्शन सबसे जल्दी कौन कर रहा है, आयोडीन। तो ये तो हमारी बात कट गई कि हमने अगर कह दिया ना कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा है, तो अगर ये नेगेटिव ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस चार्ज तो इसकी वजह से आया। समझ में आया? तो यहां आपको ध्यान रखना है, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक थर्मोडायनेमिक एक काइनेटिक। तो यहाँ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डोमिनेट कर रही है। थर्मोडायनेमिक मतलब एनर्जी वाली प्रॉपर्टी, किसमें एनर्जी देनी पड़ रही है। एक्चुअली में ये भले ही प्लस चार्ज ज्यादा डेवलप कर रहा है, लेकिन ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि टूटता ही नहीं है या बहुत मुश्किल से टूटता है। इसका डेल्टा जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, जबकि इसमें बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, आयोडीन बहुत जल्दी टूट जाते हैं। प्रोसेस भी आपने पढ़ा है कि कई रिएक्शन आयोडीनेशन की रिवर्सिबल होती है, तो यहाँ वो रीजन आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो रीजन हम मतलब वो रीजन गलत है। कई बार ऐसा होता है ना कि चलो वो भी दे देंगे तो चल जाएगा क्योंकि इंडक्टिव है, मीजोमेरिक है, कहीं से समझ में आ रहा है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ उस रीजन से आंसर उल्टा आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बोल सकते। अब क्लियर है? यस सर। और किसी को डाउट पहले क्वेश्चन में? ठीक, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। बेटा दूसरा क्वेश्चन ये है कि C2H5Cl है, यानी ये एलिफेटिक हैलाइड है। ठीक है बेटा, और ये है बेंजीन, और बेंजीन से लगा है Cl। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे भी गए हैं कि बेंजीन से Cl लगा है। तो बच्चे अगर बेंजीन से Cl लगा है तो ये ध्यान रखिए, ये रहा लोन पेयर, फिर ये है सिंगल बॉन्ड, और फिर ये है डबल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, इसे केमिस्ट्री में कहते हैं रेजोनेंस। और अगर यहाँ रेजोनेंस आ गई तो ये क्लोरोबेंजीन स्टेबल हो गई, और अगर ये स्टेबल हो गई तो ये रिएक्शन करेगी नहीं। क्लियर? या मुश्किल से करेगी, कहने का मतलब। तो अब इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो इन दोनों में रिएक्टिव है C2H5Cl, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। न्यूक्लियोफाइल यहां आसानी से इसे हटा सकता है, यहां हटा नहीं सकता, क्योंकि ये स्टेबल है रेजोनेंस से। बताओ सेकंड क्वेश्चन पहले क्लियर हुआ? पहले दो में किसी में दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। वो ये 1 टाइप करो, 2 टाइप करो, खत्म कहानी, है ना? वेरी गुड, समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत है तो आराम से पूछिए किसी को, अगर इन दोनों में कोई दिक्कत है। अच्छा, अनमोल सिंह कुछ कह रहे हैं, सर सेकंड में प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा, एक बार फिर बताता हूं, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा हमने कि इसको, ये कार्बन है, अरे हिल ना भाई,
ये कार्बन है, ये क्लोरीन लगी है बेटा, और ये एलिफैटिक है। एलिफैटिक कहने का मतलब ओपन चेन कंपाउंड है, ऐसा है। और ये वाला कार्बन और क्लोरीन एरोमेटिक में है, यानी रेजोनेंस में है, क्योंकि ये लोन पेयर यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा, तो यहां कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड से किसी चीज को हटाना, मतलब पूरी तरीके से डबल बॉन्ड तोड़ के उसे हटाना मुश्किल है सिंगल बॉन्ड के मुकाबले। अरे जैसे बचपन में नहीं घर वाले सिखाते थे कि अगर एक कोई भी वुडन पीस हो, लकड़ी का कोई पीस हो और छड़ी हो, उसे तोड़े टूट जाती है, 10-12 इकट्ठी ले लें, अब तोड़े नहीं टूटती, एकता में शक्ति है, एंड सो। वही नाटक यहाँ है। यहाँ क्या नाटक है कि ये लोन पेयर आगे आएंगे, ये पाई बॉन्ड आगे जाएगा, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जी आप बना चुके हो प्लस एम ग्रुप है क्लोरीन, ये आप बना चुके हो 5-5 स्ट्रक्चर। और जब भी रेजोनेंस आती है तो जिस चीज में रेजोनेंस आती है वो स्टेबल हो जाती है। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमने क्या पढ़ा था, अगर रिएक्टेंट में रेजोनेंस आ गई तो रिएक्टेंट हो जाएंगे स्टेबल, और अगर रिएक्टेंट स्टेबल है प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। याद करो हमने एक लाइन पढ़ी थी, एक एग्जांपल दिया था कि सपोज आपने कहा कि चलो वुड का बिजनेस करते हैं, तो आप बाजार से एक पेड़ का लट्ठा ले आए और इतना स्टेबल लट्ठा ले आए कि उसमें आरडीएक्स करके फोड़ रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा, याद आया। तो अगर इतना स्टेबल है तो उसके आगे कोई फर्नीचर या कुछ बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वो खुद में स्टेबल है, तो वो आगे किसी और चीज में चेंज नहीं होगा। ये रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबल है, और इसलिए इसका कोई कुछ बाल भी बाका ना कर पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देगा। बेटा अब क्लियर है? वेरी गुड, थैंक यू। ये बेस्ट तरीका, आप तुरंत बता दिया करो क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, जिससे कि ना आपने तो खाली 1 लिखना है, आपने 1 लिख दिया तो मुझे समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। बेटा 1 मिनट में आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा, चिंता ना करो। बेटा थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये रही बेंजीन की रिंग, यहां लगा है क्लोरीन, एक और बेंजीन की रिंग, और यहां लगा है CH2Cl। CH2Cl चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, कौन ज्यादा रिएक्टिव? विच इज मोर रिएक्टिव, फर्स्ट और सेकेंड? मेरे हिसाब से आपको थोड़ा तो अंदाजा लग गया है, ठीक है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही कहा। पहले वाले में रिएक्टेंट में रेजोनेंस है, और रिएक्टेंट में रेजोनेंस है तो रिएक्टेंट हो गया स्टेबल, और स्टेबल हो गया तो ये हो गया नॉन रिएक्टिव, और नॉन रिएक्टिव मतलब इसका प्रोडक्ट कम बनेगा। अब दूसरे वाले का क्यों ज्यादा बनेगा, उसका रीजन 1-2 बच्चों ने बिल्कुल सही कहा कि यहां से Cl हटा दें, जैसे ही बेटा Cl हटाएंगे तो यहां आएगा प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज कहलाएगा, वेरी गुड, बेंजाइल। ये भी आपने लिख के बताया, बेंजाइल कार्बोकैटाइन, कहने का मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और प्लस, यानी ये हो गई रेजोनेंस। जब भी इंटरमीडिएट में रेजोनेंस होगी, जब भी इंटरमीडिएट में रेजोनेंस होगी तो कंपाउंड रिएक्टिव हो जाएगा। भाई इसका इंटरमीडिएट ये है, और ये इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो कंपाउंड रिएक्टिव, और अगर ये कंपाउंड रिएक्टिव है तो ये क्लोरीन बहुत आसानी से हट जाएगी। इट कैन बी रिप्लेस्ड वेरी इजीली। मतलब फिर से सुनना, हमने क्या किया, एक बीकर में ले लिया है क्लोरोबेंजीन, दूसरे बीकर में ले लिया है बेंजाइल क्लोराइड, लेकिन बताया नहीं है किस बीकर में क्या है, दोनों कलरलेस है। अब हम कह रहे हैं कि पहचानो कौन सा बेंजाइल क्लोराइड है, कौन सा क्लोरोबेंजीन, तो आपने AgNO3 डाला, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्योंकि ये वाला क्लोरीन आसानी से हट सकता है, तो जैसे ही Cl नेगेटिव हटेगा, Ag के साथ Cl, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, वो बैठ जाएगा, AgCl का व्हाइट पीपीटी। ये क्लोरीन हट ही नहीं रहे, ये जब अपनी जगह से हट ही नहीं रहे तो AgCl बन ही नहीं रहा, तो जिसमें AgCl बन गया वो बेंजाइल क्लोराइड है, जिसमें नहीं बना वही। तो पहले 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पूछो, फिर और लेवल बढ़ा के बता रहा हूं जो आज की शीट का क्वेश्चन है। इन 3 में कोई डाउट है तो पूछिए, ये क्लियर है? वेरी गुड।
ठीक है, गुड। 1 टाइप करने का मतलब है कि आपको समझ में आ गया, और सिर्फ 3 ही 4 बच्चों ने इस बार टाइप किया है, तो उन 3-4 बच्चों को ही समझ में आया है, बाकियों को नहीं आया क्या? चलिए ठीक है। सर जब भी कंपाउंड स्टेबल होगा तो वो नॉन रिएक्टिव होगा हमेशा। बेटा एक बार सुन लेना फिर से ध्यान से, 2 अलग वर्ड हैं। एक है आपने जो कहा कंपाउंड यानी रिएक्टेंट, जो स्टेबल चीज है, मतलब जिसमें चार्ज नहीं है, जो रिएक्टेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है, अगर वो स्टेबल है तो रिएक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आप कह रहे हो इंटरमीडिएट स्टेबल है, मतलब कंपाउंड के टूटने के बाद जो बना है, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो बीच की अवस्था इंटरमीडिएट, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो बहुत जल्दी बनेगा, उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो अगर रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट कम। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है, मतलब कंपैरेटिव इंटरमीडिएट कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला ज्यादा बन रहा है, तो जो इंटरमीडिएट स्टेबल है उसका रिएक्टेंट रिएक्टिव भी है, उसका प्रोडक्ट ज्यादा भी है, ठीक है। और जो खुद कंपाउंड स्टेबल है तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट कम बनेगा। पहले 3 क्वेश्चन में और कोई दिक्कत है तो पूछ लो पहले बेटा। नो सर। वेरी गुड। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं जो आज शीट में भी है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में क्या है बेटा? चौथे क्वेश्चन के लिए ना थोड़ा सा आप अपना थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना और एक बार रिवाइज करेंगे तो और अच्छा लगेगा। वो था मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या पढ़ा था हमने कि बेंजीन रिंग पे मीजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगता है, ठीक है। इतना रिवाइज करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना रिवाइज करो तो क्वेश्चन हो जाएंगे कि बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप लगा है तो उसकी वजह से मीजोमेरिक इफेक्ट उसकी ऑर्थो और पैरा पे होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मीजोमेरिक में 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं प्लस एम, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा पे। एक होते हैं माइनस एम, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा पे। तो आपको जरा ये ध्यान रखना है कि मीजोमेरिक इफेक्ट कहां लगता है? ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो मतलब पड़ोसी, पैरा मतलब पैरों पे पड़ा हुआ, आमने सामने वाली, ठीक है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे लगता है, मेटा पे नहीं लगता। और प्लस एम माइनस एम याद करिए, प्लस एम में बच्चों लोन पेयर वाले ग्रुप्स आते हैं, और सरल तरीका एक मैंने बताया था DMSP करके, कि जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप हैं अधिकतर वो प्लस एम है, और डबल बॉन्ड वाले ग्रुप माइनस एम है। नाउ बच्चों ये है अगला क्वेश्चन कि ये रही क्लोरोबेंजीन और ये रही क्लोरोबेंजीन पे लगा हुआ NO2 ग्रुप पैरा पे। वैसे तो हम रिएक्शन करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट से अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। अटैक करने कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। पूरी कंडीशन पता हो ना। अटैक करने कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। ये है क्लोरोबेंजीन, यहाँ H लगा है और उस H की जगह यहाँ NO2 लगा है। क्या आपको पता है, याद है, NO2 माइनस M ग्रुप होता है और माइनस I भी होता है। फिलहाल जब मीजोमेरिक हो तो इंडक्टिव की वैल्यू नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी NO2 माइनस M और माइनस I है। माइनस ग्रुप करते क्या है? माइनस ग्रुप इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, माइनस ग्रुप प्लस चार्ज बढ़ाते हैं ऑर्थो और पैरा पे। ये लिखा है ना, माइनस M ग्रुप जब भी आएंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। इलेक्ट्रॉन छीनने से कौन सा चार्ज बढ़ता है? प्लस चार्ज। तो बेटा ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन छीनेगा, मैंने सीधी लाइन बना के दिखा दी, वो गोल गोल एरो नहीं, इलेक्ट्रॉन छीनेगा। कहां से छीनेगा? अपनी ऑर्थो और पैरा से। यहां से भी छीनेगा और यहां से भी छीनेगा, और जैसे ये यहां से छीनेगा यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। ऑब्वियसली यहां भी आएगा प्लस, दोनों जगह प्लस आएगा। और जब यहां प्लस चार्ज दिखेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां चला आएगा और इस Cl को हटाने में मदद करेगा, और इसलिए ये वाला Cl यहां से आसानी से हट सकता है। क्यों Cl हट सकता है? भैया इन दोनों में कंपैरिजन है। आप ना ये वाली चीज कंपैरिजन है। कंपैरिजन मतलब 2 चीजें दे रखी हैं, उन दोनों में देखना कि आपस में, भाई हम कह रहे हैं कि दोनों ही भिखारी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी दोनों भिखारियों में कौन सा स्लाइटली ऊपर है वो देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, भिखारी कहने का मतलब यहाँ क्या है? दोनों न्यूक्लियोफिलिक मुश्किल से देते हैं।
न्यूक्लियोफाइल दोनों में मुश्किल से रिएक्ट करता है, कारण रेजोनेंस, क्लोरीन रेजोनेंस में है, दोनों में देर में हटेगी। लेकिन आपस में कंपैरिजन में किसमें थोड़ा जल्दी हट सकती है, तो आपको देखना है किसमें प्लस चार्ज ज्यादा है। तो बेटा NO2 ग्रुप जो होता है वो -M है, ये याद करो। NO2, CHO, CN, C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप सब -M होते हैं। ये -M इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा इसकी पैरा पे। प्लस चार्ज आते ही न्यूक्लियोफाइल आसानी से आएगा। यहां तो प्लस चार्ज नहीं था, यहां प्लस चार्ज आ गया, तो इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल कहां कंफर्टेबल है, कहां आसानी से अटैक करने जाएगा, तो ऑब्वियसली है इन दोनों में जहां प्लस चार्ज दिखेगा वहां न्यूक्लियोफाइल जाना चाहेगा। तो यहां प्लस चार्ज दिख रहा है, इसलिए इन दोनों में ये ज्यादा रिएक्टिव है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत तो आना चाहिए यार। यस सर। है ना? कोई बात नहीं, एक बार फिर बताऊंगा अगर नहीं भी आया। थोड़ा सा आप कोशिश तो करिए साथ साथ में आप भी, ठीक है। अब इसके लिए ये वाली चीज जो लिखी है ये आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। कौन सी चीज की बेंजीन रिंग में मीजोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे लगते हैं। जब भी +M ग्रुप आएगा वो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता है यानी माइनस चार्ज, और जब भी -M ग्रुप आएगा वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा यानी प्लस चार्ज। अब बच्चों अगर ये वाला क्वेश्चन या ये वाला आपको समझ में आया है तो ये वाला आपके लिए चूरन है, चूरन। ये है चूरन। कैसे? ये लगा भैया NO2, ये लगे हैं 2 NO2 और ये लगे हैं 3 NO2। बेटा मैं ये पूछ रहा हूं, बताओ भाई NaOH डाल रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कह रहे हैं, किसमें क्लोरीन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगी, किसमें क्लोरीन हटके OH जल्दी आ सकता है? ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। किसमें क्लोरीन जल्दी हटेगी और क्यों? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किसमें जल्दी? वेरी गुड। सबसे पहले फोर्थ में हटेगी। सर फोर्थ में। बिल्कुल सही। अब होपफुली अधिकतर बच्चों का आंसर जो मेरे को सुनाई दिया या जो लिखा हुआ दिखा वो सही लगा, और होपफुली आपको रीजन भी समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो NO2 है ये एक ही है, थोड़ा सा प्लस चार्ज आया, यहां NO2 2 आए प्लस चार्ज बढ़ गया, यहां NO2 3 आए, अरे भैया बहुत ही ज्यादा प्लस चार्ज आ गया, और इतना ज्यादा प्लस चार्ज आ गया कि NaOH इवन एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट कर लेता है। यहां से क्लोरीन हटाने में जैसे कहते हैं ना काफी मेहनत लगती है, कंडीशंस पढ़ेंगे, इसे डॉस प्रोसेस कहते हैं, नियरली 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब बहुत ड्रास्टिक कंडीशन है, और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो सकती है। यहाँ क्लोरीन आसानी से हट सकता है, सिर्फ NaOH आप ऐड करिए एक्वस NaOH और प्रोडक्ट बना लीजिए इजी। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन अब आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं एलिफैटिक वालों की, ठीक है। अब बात करेंगे एलिफैटिक वालों की। बेटा ये लिखा है सी, अब मैं तो आपको अभी नाम लिख के दे रहा हूं, एग्जामिनर ना थोड़ी चालाकी करता है, वो नाम की जगह मतलब स्ट्रक्चर की जगह कॉमन नेम देने की कोशिश करता है जिससे कि आप थोड़ा सा परेशान हो। ये है इथाइल क्लोराइड, ये है बेटा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये है बेटा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। पहला क्वेश्चन है इसलिए सरल दे रहा हूं, ठीक है। अब इन तीनों में बेटा जरा ध्यान रखना, जब भी एलिफैटिक का क्वेश्चन आएगा तो वो SN1 और SN2 मेंशन करेंगे एलिफैटिक में, एरोमेटिक में नहीं, क्योंकि एरोमेटिक में SN रिएक्शन ही बहुत मुश्किल से होती है, तो 1 और 2 मेंशन करने की जरूरत नहीं है उन्हें। तो एलिफैटिक का क्वेश्चन में वो SN1 या 2 पूछते हैं। सपोज मैंने ये कह दिया इसमें SN1 का ऑर्डर बताओ, याद करने का तरीका मैंने कल आपको कहा था, एक डायगोनल की तरह याद करिए। व्हाट इज द वर्ड डायगोनल? ये लिखा है SN1, ये लिखा है SN2, 2 जहां पे 1 लिखा है वहां 2 या मोर वर्ड याद रखना है, जहां 2 लिखा है वहां 1 या लेस याद रखना है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा कल डायलॉग मारा था ना, वैसा वाला। मतलब
जिसमें SN1 लिखा है वहां मोर मतलब बड़ा वाला ज्यादा रिएक्टिव है, टर्शरी वेरी गुड, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, और जहां SN2 लिखा वहां छोटा ज्यादा रिएक्टिव है, और छोटे में भी ना 1 डिग्री में 2 दे दिए तो प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव, प्राइमरी में भी 2 दिए तो जो हल्का वाला है एक्सपोज्ड ज्यादा है, जहां आसानी से अटैक हो सकता है वो है। और दूसरा इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं DL और किसमें एक ही बनता है। तो भैया यही याद रखना है, जिसमें SN1 वाले में 2 आ रहा है ना, 2 मोर, तो यहाँ ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहाँ वर्ड याद रखना है रेसिमिक मिक्सचर, और बेटा यहाँ वर्ड याद रखना है 1 से सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर। सर ये समझ में नहीं आया, ये क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर? सर एक बार सुना दीजिए फिर से। ये तो आखिरी वाला पॉइंट मैंने अभी कहा था, ये D और L फॉर्म वाला पॉइंट है, ये अभी ऑप्टिकल आइसोमेरेंस फिर पढ़ाता हूं उसमें आएगा, लेकिन फिर भी ये हमने कहा कि ये कार्बन है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी हैं, यहाँ X लगा है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, बस अभी इतना समझो कि ये लाइट ऐसे घूम रही है सपोज, और इस लाइट को घूमने को कह रहे हैं D फॉर्म, और जब हमने इसकी रिएक्शन की तो ये जो प्रोडक्ट बना उसमें यहाँ पे भी OH आ गया और यहाँ पे भी OH आ गया, दोनों जगह OH आ गए, मतलब इधर भी OH आ सकता है इधर भी। ये कब संभव है कि दोनों तरफ OH आ जाए? तो भैया अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये कब संभव है दोनों तरफ OH आ जाए, तो ये एक्सपेरिमेंट में SN1 रिएक्शन में इन्हें मिला कि इन्हें लगा 50% D फॉर्म बन सकती है और 50% L। ऐसा काहे? इसका पहले इंटरमीडिएट बन गया था, और इंटरमीडिएट बनने के बाद जो अटैक करने आ रहा है वो या तो यहां से अटैक करे या यहां से, उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं, या कोई दूसरा नेगेटिव उसे रिपेल कर नहीं रहा, और इसलिए दोनों प्रोडक्ट बने। अब जरा कंपैरेटिव में समझो तो जल्दी याद आएगा। अब कंपैरेटिव में एक बारी और समझ के देखिए, कंपैरेटिव में दूसरा जो मैकेनिज्म था जिसका नाम SN2 था, उसमें ये प्रोडक्ट मिला था सिर्फ एक, और वो भी उल्टी तरफ। तो हमने कहा था भैया एक ही स्टेप में दोनों आ गए थे, और एक ही स्टेप में क्योंकि दोनों आ गए थे तो पीछे से, यानी जहां से X हट रहा था उसके पीछे अटैक हुआ। तो अगर ये पहले D फॉर्म थी तो अब ये L फॉर्म हो गई, तो एक तरीके से एक प्रोडक्ट मिल रहा है सिर्फ D से L। अब यहाँ D ये वाला प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा, यानी जहां क्लॉकवाइज पे जैसे यहाँ पे X लगा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ क्लॉकवाइज पे OH आया ही नहीं। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट मिल रहे थे, जहां पे पहले X लगा था वहां वाला प्रोडक्ट भी मिल रहा है और उसके उल्टा भी मिल रहा है। तो जब दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं बराबर बराबर, इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इस मिक्सचर को कहते हैं 50-50% दोनों को रेसिमिक मिक्सचर। ये अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक बार फिर पढ़ा देता हूं आपको। और बताइए, बताओ बेटा, अब थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होना चाहिए, बताइए। वेरी गुड। और कोई बच्चा? वेरी गुड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा। गुड। नेक्स्ट, अब इसके ना 2-3 क्वेश्चन आप करके देख लेते हैं ना। आज की शीट आप करके देखिएगा, आपको दिख जाएगा, उसमें हमने यही दिया है मेनली, SN1 और SN2 कौन जल्दी करेगा। और हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चन दिक्कत आए, कोई दिक्कत नहीं है, वो जानबूझ के दिए इस लेवल के हैं कि आपको जब नहीं समझ में आएंगे तो आप पूछेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा और टफ करके आपसे पूछूं, यहां लगा है, मान लो बेटा दिस वन इज CH3, और यहां लगा है लेट सपोज C डबल बॉन्ड OH, और मैंने कहा NaOH ऐड कर रहे हैं, किसमें रिएक्शन जल्दी होगी, फर्स्ट में या सेकंड में? तो अब जिस बच्चे को याद है +M और -M वो कर लेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। यहाँ एक्चुअली क्या है ना, ये जो CH3 ग्रुप होता है ये +M होता है, +M इलेक्ट्रॉन देते हैं, यहाँ तो माइनस चार्ज हो रहा है, और न्यूक्लियोफाइल पे भी माइनस है बेटा, माइनस माइनस तो रिपेल करेंगे। और ये वाला ग्रुप जो है ये -M ग्रुप है बेटा, और अगर ये -M है तो ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो प्लस चार्ज आएगा। अब ये कॉमन सेंस है,
ये यहाँ अटैक करेगा, इसलिए सेकंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। बोलो बच्चों, अब क्लियर है ये SN1 या SN रिएक्शंस क्लियर हैं अब आपको? ठीक है, इसमें एक हेडिंग थी शॉर्ट हेडिंग, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो 3 दिन से हम डाल रहे हैं ग्रुप में लेकिन हो नहीं पा रही, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और एरोमेटिक के रिएक्शन कल करते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ओके, ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे, बाय। थैंक यू सर। बाय, यू आर वेलकम।